तेहरान की मस्जिद में सब लोग शांत बैठे थे। तब एक जर्नलिस्ट जैसा बंदा सामने से आता है जो टेप रिकॉर्डर को सामने रख देता है, जैसे आजकल हम माइक सामने रख देते हैं, और 60 सेकंड के अंदर उसमें से कुछ आवाज आने लगती है और फिर बूम। इस ब्लास्ट में जिस बंदे को मरना था वो मरा नहीं, लेकिन उसकी बॉडी और उसकी आवाज परमानेंटली डैमेज हो गए। लेकिन फिर भी वो बंदा आगे चल के ईरान का सुप्रीम लीडर बना, अली होसैनी खमीनी, जो 1989 से फरवरी 2026 तक ईरान का सुप्रीम लीडर था। और यूएस इजराइल के अटैक में जाने से पहले इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, ये केजीएफ से भी ज्यादा डेंजरस स्टोरी है, क्योंकि जो असली दुनिया होती है वहां पे कोई भी सिर्फ हीरो या विलन नहीं होता। और आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक धार्मिक लड़के ने ईरान की पॉलिटिक्स में आग लगा दी, कैसे ईरान के एक अनोखे सिस्टम से इलेक्शन होते हुए भी सारी पावर किसी एक आदमी के हाथ में होती है, कैसे टाइम के साथ सिस्टम प्रोटेस्ट को और हार्ड तरीके से ट्रीट करता गया, और कैसे एक राइज का कर्व धीरे धीरे फॉल की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ ईरान के बारे में नहीं बल्कि पावर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो चलो इसको पूरा समझ लेते हैं। भाई 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन हुआ था इसके राजा के खिलाफ, जिन्हें ये शाह बोलते हैं, मोहम्मद रेजा पहलवी। अब ये जो राजा था ये यूएस और वेस्ट से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस था और ईरान को वैसा ही बनाना चाहता था। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, जहाँ पे जो धर्म है वो सिर्फ एक इंसान की पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि पूरे स्टेट को रन करने का इंजन बन गया। इस नए सिस्टम में जो सुप्रीम लीडर होता है, जिसे ये आयतोल्ला भी बोलते हैं, वो सबसे टॉप पे होता है। इसमें प्रेसिडेंट भी होता है और इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो इसी सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। अब ये सब इतना मैटर क्यों करता है ये समझ लेते हैं। ये जो ईरान में हो रहा था ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कोई देश धर्म से चलेगा। अब जब भी कुछ नया ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें जो पुराने लोग होते हैं वो भी और जो नए विचारधारा वाले लोग होते हैं वो भी अपने अपने पॉइंट्स रख के लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे डिसाइड होती है चीजें कि पावर किसके पास रहेगी। अब 1979 में जो पावर आई थी वो आई थी आयतोल्ला रुहोल्लाह खोमेनी के पास, जो उस रिवॉल्यूशन का टॉप लीडर था। लेकिन जो अली खमीनी थे वो पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जो फ्राइडे को इनकी प्रेयर होती है उसमें यही लीड करते थे, तो ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन इन्हीं का रहता था। और जो लोग पब्लिक से ज्यादा डायरेक्ट बात करते हैं उनको चुप कराने की कोशिश भी सबसे ज्यादा की जाती है। अब 1980 में ऑलरेडी इराक और ईरान का वॉर शुरू हो गया था, और जब कंट्री अनस्टेबल होती है तो वो सिर्फ वोटिंग से नहीं बॉम्ब से चलती है। अब तेहरान की एक अबूजार मस्जिद थी जहाँ पे खमीनी पब्लिक से बात कर रहे थे। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जैसा दिखने वाला बंदा आया जिसने वहाँ पे टेप रिकॉर्डर रखा और वो ब्लास्ट हो गया 60 सेकंड के अंदर, जिससे इनको बहुत खतरनाक इंजरी हुई थी। इनका सीधा हाथ इतना घायल हुआ कि पूरी जिंदगी पैरालिसिस रहा, और इनकी गले की बोलने वाली जो वोकल कॉर्ड होती है वो भी काफी डैमेज हो गई थी। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जब भी बोलते थे तो काफी सॉफ्ट बोलते थे। अब सोचो जिस आदमी की पावरी कम्युनिकेशन थी उसकी वोकल कॉर्ड ही डैमेज हो गई, लेकिन फिर भी वो बंदा टॉप पे कैसे आ गया। अली खामेनी का जन्म मशाद में हुआ था जो ईरान के नॉर्थ ईस्ट में है। अब जो शिया मुस्लिम लोग हैं उसमें ये काफी पवित्र जगह है, क्योंकि इसे धार्मिक एनर्जी का पावर हाउस माना जाता है। यहाँ पे जो स्कूलिंग और धार्मिक एजुकेशन होती है वो काफी जल्दी शुरू कर दी जाती है। अब जो इनके घर का माहौल था उसने पॉलिटिक्स की तरफ धकेल दिया इन्हें। इनके जो पापा थे वो एक क्लरिक ही थे, मतलब जैसे हिंदू में पंडित होते हैं वैसे मुस्लिम में क्लरिक होते हैं। और इनकी माता जी को पर्शियन हिस्ट्री, आर्ट और लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था, जो बाद में इनकी स्पीचेस में रिफ्लेक्ट भी होता था। अब आपको समझना है कि 1950-60 में जो ईरान का शाह था वो वेस्ट और यूएस से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस था। वो ईरान को इन्हीं देशों की तरह से डेवलप करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि ये उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ है, जिससे रिलीजन और सिस्टम की लड़ाई शुरू हो गई। अब जो आयतोल्ला रुहोल्लाह खोमेनी थे वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे बल्कि शाह के खिलाफ खड़े होते थे, और जो अली खमीनी है उन्होंने उनको अपना मेंटर बना लिया था। अब 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ ईरान के अंदर, जिसमें मॉडर्नाइजेशन तेजी से होने लग गई, और ऐसे में खोमेनी ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, जिससे काफी लोग अरेस्ट होने लग गए थे। अब ऐसे में अगर कोई मरता था तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता था, और जब इनके टॉप लीडर को जेल में डाल दिया गया तो वो एक सिंबल बन चुके थे। इसलिए 1964 में खोमेनी को देश से निकाल दिया, लेकिन जो अली खमीनी थे वो ईरान के अंदर ही थे और अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे। अब खमीनी काफी बार अरेस्ट होते रहते थे, लेकिन ये अपने काम में लगे रहते थे। खमीनी एसोसिएशन ऑफ कॉम्बैटेंट क्लर्जी में इनका रोल दिखता था। अब 1978 में बहुत सारे लोग जो है वो शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते, जिससे 16 जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़ के भाग जाता है। और 1 फरवरी 1979 को जो खोमेनी था जिसको देश निकाला दे दिया था वो वापस ईरान में आता है, और इनकी पार्टी बनती है इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी। अब 1981 में काफी पावर स्ट्रगल चल रहा था। जो इनके प्रेसिडेंट बने थे उनको हटा दिया गया था, और 2 महीने के अंदर एक और बम फटा था जिसमें इनका पीएम और इनका प्रेसिडेंट दोनों मारे गए थे। अब जब कंट्री में ऐसे ब्लास्ट हो रहे हो तो उनको एक स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए होता है, और ऐसे में खमीनी को चूज किया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक रैंडम क्लरिक नहीं थे बल्कि रेवोल्यूशन का पार्ट थे जो लोगों के सामने आकर उनसे बात करते थे। फिर 1985 में भी एक बार दोबारा वोटिंग हुई थी जिसमें ये फिर से भारी वोटों से जीते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बंदा टूट के वापस खड़ा हो गया, इसकी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है इस चीज को लेके। अब 1980 से 1988 तक ईरान और इराक का वॉर चला, लेकिन 1989 में जो आयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी थे उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद एक पावर वैक्यूम बन गया, क्योंकि इनका जो सुप्रीम लीडर बनाने का रूल है, उसके पास मार्जा लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, जो शिया वर्ल्ड में टॉप रैंक स्कॉलर के पास होता है, जिसको लोग रिलीजियस मैटर्स में फॉलो करते हैं, यानी एक तरीके से हाईएस्ट अथॉरिटी। लेकिन ऐसा जो एक इंसान था आयतोल्ला हुसैन अली मोंतेजारी, उनके वॉर के बाद कुछ क्लैश हो गए थे खोमेनी से, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया था। और इस टाइम पे उनको एक ऑप्शन दिखा खमीनी का, जिनके पास मार्जा का लेवल नहीं था, लेकिन यहाँ पे लीडर के लिए रूल बुक बदल दी गई। अब उस टाइम पे इन्हें टेम्पररी करके बिठा दिया गया, लेकिन बाद में इस चीज को बदल के इनको परमानेंट कर दिया था। जो इनकी रिलीजियस पार्टी थी, इनकी एक खुद की आर्मी भी होती है जो इनको बचाने के काम आती है, ताकि अगर जो देश की आर्मी है या फिर जो लोग है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रोका जा सके अगर वो इस पे हमला करे तो। अब जो इलेक्शन होते थे वहां पे, उसमें जो कैंडिडेट होते थे उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर ही चुनता था। पर जब 1997 में कुछ रिफॉर्म करने की वेव आई तो लोग खुश हुए कि कुछ बदलाव होंगे, लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम लीडर ने एक लाइन खींच दी कि अगर बदलाव करने हैं तो एक हद तक ही हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। जिसके बाद खमीनी का स्टैंड क्लियर हो गया कि इलेक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम का रेवोल्यूशन है वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता। अब 2009 में एक बार जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो प्रेसिडेंट बना था उसका अपोजिट में जो खड़ा था, लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी गोलियां चली थी और लोग भी मारे गए थे, जिसकी खबर पूरी दुनिया में फैली थी। 72 से ज्यादा मौतें पब्लिकली रिपोर्ट हुई थी, लेकिन सारी खबरों को दबा दिया गया। पर क्योंकि ईरान पे काफी टाइम से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे थे और इसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, तो लोग काफी परेशान थे महंगाई से, तो वो प्रोटेस्ट करते थे। 2019 में भी एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें इनका सिस्टम और ज्यादा हार्ड हो जाता है और लोगों की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि एक लीडर का माइंडसेट बन जाता है कि अगर जरा सा भी चिंगारी को छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी आग बन जाएगी, तो कुछ भी करके इसको दबा दिया जाए। लेकिन इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और जब लोगों की आवाज को बार बार दबाया जाता है तो उनका गुस्सा बहुत ज्यादा लावा की तरह फूटता है बाद में। पर 2022 में एक औरत थी मासा अमीनी, जिनको हिजाब ना पहनने के चक्कर में कस्टडी में ले लिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। पूरी दुनिया में ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ हिजाब का नहीं था बल्कि मेरी बॉडी पे मेरी मर्जी का था, और इसलिए 2025-26 तक आते आते बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए थे इनके बीच, और उसको दबाने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। और ये सारी रिपोर्ट्स में आई वेरीफाइड डेथ्स हैं। अब जो यूएस जैसे देश है, इनसे ये डायरेक्ट लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता, इसलिए ये अपनी अलग अलग एजेंसी बनाता है। जैसे हिजबुल्लाह इसका ऑलराउंडर प्लेयर है, ये हमास को भी सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से $120 मिलियन का डोनेशन दिया था इसने हमास को। लेकिन 2015 में इसकी यूएस के साथ ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, जहां पे अमेरिका ने बोला था कि आप यूरेनियम जो होता है जिससे न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, उसका एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, जो यूरेनियम 238 आइसोटोप से बनता है। तो यूएस ने बोला था कि आप यूरेनियम 235 बहुत ज्यादा बनाना शुरू मत करो, ताकि कोई न्यूक्लियर वेपन ना बने। अगर आप ऐसा करोगे तो हम अपने सैंक्शन हटा देंगे। लेकिन जब 2018 में ट्रम्प की सरकार आई तो उसने ये डील ही कैंसिल कर दी, जिसके बाद ये वापस यूरेनियम को थोड़ा ज्यादा एनरिच करने लग गया था, ताकि यूरेनियम 235 के आइसोटोप बन सके ज्यादा। अब ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसे अपनी सेफ्टी बनानी थी। अब यूएस के सैंक्शन की वजह से इसकी इकोनॉमी काफी गिरती जा रही थी, इसकी करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और जो 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल में अटैक हुआ था हमास का, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, 251 लोगों को बंदी बना लिया गया था। और ये लड़ाई सिर्फ गाजा तक नहीं रुकी, बल्कि लेबनान, सीरिया, हर तरफ बढ़ती चली गई और इसकी चिंगारी तेहरान तक आ गई। हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई हुई, जिससे इजराइल पे काफी प्रेशर आ रहा था, और 13-14 अप्रैल 2024 में ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पे अटैक भी कर दिया था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जब अटैक होता है तो उसका रिटर्न गिफ्ट भी आता है, और 19 अप्रैल को इजराइल ने वापस अटैक भी किया था इस पे। खामेनी ने 36 साल तक जो लड़ाई थी उसको दूसरे ग्रुप को पावर दे के चलाया, लेकिन 2025 में ये खुद सामने आ गया और अटैक कर दिया इजराइल पे। 1981 में जो बंदा एक बॉम्ब ब्लास्ट में बच गया था, 2026 में उसे यूएस और इजराइल ने एक स्ट्राइक में मार डाला। लेकिन कुछ लोग जो सोच रहे थे कि लीडर चला गया तो पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी, लेकिन ऐसे में कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन सबको मन में डर रहता है कि पहले हम सुरक्षित हो जाते हैं। और अब वही पार्ट आता है जो 1989 में हुआ था। खामेनी अंडर क्वालिफाइड थे, फिर भी उन्हें वो सीट मिल गई थी, और अब वो टाइम दोबारा आ रहा है जो डिसाइड करेगा कि जो खामेनी का कंट्रोल मॉडल था वो अभी आगे भी चलेगा या वो मॉडल फाइनली टूट जाएगा। और जो एक कमरे में ये डिसीजन होगा वो सिर्फ ईरान का नहीं, पूरे मिडल ईस्ट का फ्यूचर हिला देगा।